नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों, अपन जो प्रीवियस ईयर रेलवे ग्रुप डी में पूछे गए मैथ्स प्लस साइंस के न्यूमेरिकल हल करे थे, उसमें से अब तक आपके 36 क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन हो चुका है। ये पार्ट 37 है, जिसमें अपन 7 दिसंबर के थर्ड सेट में पूछे गए ये सभी सवाल सॉल्व करने वाले हैं। सभी सवाल आने वाले रेलवे एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहना। बाकी आपने इससे पहले की ये जो सीरीज़ है 36 वीडियो नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से ज़रूर देखिएगा। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर अपन देखने वाले हैं मैथ प्लस साइंस के न्यूमेरिकल के सवाल। तो आपके सामने पहला सवाल आ रहा है। शाम 4:10 और 15 बजे एक घड़ी में घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच बना रिफ्लेक्स एंगल क्या होगा। रिफ्लेक्स एंगल निकालना है, जो वृत्तकोण रहता है। रिफ्लेक्स एंगल के बारे में बता दूं सबसे पहले मैं आपको, तो ये होता है दोस्तों, जो एंगल 180 डिग्री से तो बड़ा होता है लेकिन 360 से छोटा होता है, वो आपकी वृत्तकोण या फिर रिफ्लेक्स एंगल हो जाएगा। तो आपकी जो भी यहाँ पर एंगल निकलेगा उसको आपको 360 में से माइनस करना है, आपके आंसर निकल के आ जाएगा। तो कैसे फाइंड आउट करना है, इसके लिए मैं आपको जो फॉर्मूला पता होना चाहिए। जो घड़ी के घंटे और मिनट की सुई के मध्य एंगल बनता है वो थीटा रहता है 30 गुणा एच माइनस 11/2 गुणा एम यानी मिनट। तो 30 गुणा घंटा, घंटा कितना है तो 4 बज रहा है, तो 4 हो जाएगा गुणा 4 माइनस 11/2 गुणा मिनट कितनी हो रही है। तो यहाँ पर मिनट में आपको ध्यान देना है। ये देखिए 10 मिनट 15 सेकेंड, तो 15 सेकेंड को भी आपको मिनट में कन्वर्ट करना है। तो 10 मिनट तो है ही, 15 सेकेंड में कितनी मिनट हो जाएगी, तो आप क्या करेंगे, 60 सेकेंड में 1 मिनट होती है, तो 15 बटा मैं 60 कर दूंगा। तो ये कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। तो 10 के साथ में 1/4 प्लस करना है, यानी कह सकते हैं 40 और 41/4। तो यहाँ पर आपको जो मिनट है वो कितनी हो गई, 41/4। तो डायरेक्टली मैं 41/4 कर देता हूँ। अब आप जैसे ही इसको ये करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा आपके 509/8 और ये 63.625। ये एंगल रिफ्लेक्स एंगल नहीं है, ये तो आपकी छोटा कोण है। 90 डिग्री से जो छोटा कोण है वो न्यून कोण रहता है। आपको रिफ्लेक्स चाहिए तो मैं क्या करता हूँ, 360 में से 63.625 है 625 ये माइनस कर देता हूँ। तो यहाँ से आपका आंसर निकल के आ जाएगा 296.375 डिग्री। ऑप्शन 3 करेक्ट है। तो वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, अभी जो आपके एनटीपीसी का एग्ज़ाम होने वाला है, तो आपको डेली टेस्ट सीरीज, डेली नहीं तो कम से कम आप वीकली एक टेस्ट सीरीज तो ज़रूर अटेम्प्ट कीजिए। अभी यहाँ पर आपको डिस्काउंट डील के तहत एनटीपीसी की जो टेस्ट सीरीज है वो धुरीना एप्लीकेशन में मिल जाएगी मात्र 99 रुपीज़ में। टोटल यहाँ पर 35 ऑनलाइन टेस्ट रहने वाले हैं, जो कि प्रीवियस ईयर के पेपर पर आधारित रहेंगे। डेली 1 न्यू टेस्ट है। किस प्रकार ये आपको ज्वाइन करना है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वीडियो की लिंक मिल जाएगी, प्लस यहाँ पर धुरीना एप्लीकेशन पर जो टेस्ट सीरीज की लिंक है वो भी मिल जाएगी। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कीजिएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो 2 है, 2.09 इसमें भाग देना है ये वाली डिजिट से। तो यहाँ पर सबसे पहले 2.09 और भाग देना है 0.000209। तो मैं क्या करता हूँ, तो अंश में आपके देखिए पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, हर में पॉइंट के बाद कितनी है, 3 और 3 6 डिजिट है। सबसे पहले तो ये पॉइंट ही गायब करना है आपको, जो हर वाला पॉइंट है। तो मैं गायब करने के लिए क्या करता हूँ, यहाँ पर 6 डिजिट है तो आपको 6 जीरो तो चाहिए, यानी 10 की घात 6 से गुणा करना है। तो नीचे करें तो आप ऊपर भी करोगे ताकि ये बैलेंस हो जाए। तो मैंने इसको 10 की घात 6 से गुणा किया, तो यहाँ पर तो आपके पास जो भी पॉइंट था वो हट गया, यानी नीचे 209 रह गए, ऊपर कितने रह गए, तो ऊपर 2 तो पॉइंट हट गए, पीछे 4 जीरो रह जाएंगे, यानी 209 गुणा 10 की घात 4 बट्टा यहाँ पर कितने हैं, यहाँ पर 209 हो जाएगा, क्योंकि 10 की घात 6 से गुणा कर दिया तो 6 पॉइंट था वो हट गया। अब इसको आप भाग देंगे तो आंसर 10 की घात 4, 10 की घात 4 यानी 10 को आपको 4 बार गुणा करना है, जिसमें 4 जीरो है तो वो 10,000 हो जाएगा। ऑप्शन 4 करेक्ट है। अगला सवाल यहाँ पर एक साइंस का न्यूमेरिकल है। इसमें 10,000 वाट की एक इस्त्री जो प्रेस है वो 1,20,000 जूल ऊर्जा का प्रयोग करती हैं, और इस्त्री के दौरान लिया गया समय ज्ञात कीजिए। तो आपको रिलेशन पता होना चाहिए। यहाँ पर 1,000 वाट की एक जो प्रेस है, 1,000 वाट यानी जो इस प्रेस की शक्ति है P बराबर कितना हो जाएगा, 1,000 वाट हो जाएगा। कार्य कितना हो रहा है, ऊर्जा, तो W आपको दे रखा है 1,20,000 दे रखा है,
और इसमें समय कितना लगने वाला है वो भी आपको घंटे के अंदर ज्ञात करना है। यहाँ पर जो यूनिट दी गई है वो एसआई यूनिट है, लेकिन घंटा ये एसआई नहीं है। समय की जो एसआई यूनिट है वो सेकेंड है। तो यहाँ पर आपको स्पेशल ध्यान देना होगा और इसी के कारण ये क्वेश्चन डिलीट किया गया जो आंसर मैच नहीं कर रहा था। तो इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, मैं इसके मध्य रिलेशन पता होना चाहिए। जो शक्ति होती है, पावर होती है, वो होता है P बराबर कार्य करने की दर शक्ति होती है P बराबर W/T। तो यहाँ पर आपको P की वैल्यू पता है, W की वैल्यू पता है, T फाइंड आउट करना है। तो आप कह सकते हो T बराबर W/P। W कितना है, 1,20,000 है। P करेंगे तो 1,000 हो जाएगा, 3 जीरो से 3 जीरो गए, यानी T बराबर आपके पास 120। तो ये 120 है क्या, तो यहाँ पर मैंने क्या बताया, W आपको दे रखा है जो जूल में ऐसा यूनिट है, और P भी वॉट है, ये भी ऐसा यूनिट है। तो आपके T भी ऐसा यूनिट में रहेगा जो कि सेकंड में रहने वाला है, 120 सेकंड। यदि यहाँ पर घंटे में आपको निकालना है तो घंटे के लिए मैं क्या करता हूँ, 120 सेकंड में कितने मिनट होते हैं, तो आप कहेंगे 2 मिनट होते हैं। 60 सेकंड में 1 मिनट, 120 सेकंड में 2 मिनट है। 2 मिनट में घंटे कितने हो जाएंगे, 60 मिनट में 1 घंटा, तो 2 मिनट में 2/60 घंटा, या फिर कह सकते हो 1/30 घंटा। जो कि यहाँ पर 2 मिनट आपके आ रहा था, इसमें 2 मिनट यदि पूछते कि मिनट में क्या होगा समय, तब तो 2 मिनट यहाँ पर सही हो सकता था, लेकिन घंटे में पूछा जो कि 1/30 घंटा चाहिए होना चाहिए, और यहाँ पर नहीं है, सो इसको डिलीट किया गया है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है यहाँ पर 39,204 का आपको वर्गमूल फाइंड आउट करना है। तो भाग विधि से करते हो तो आपको समय ज़्यादा लगेगा, और डायरेक्टली ऑप्शन से करेगा तो इजीली हो जाएगा। तो ऑप्शन से आपको कैसे करना है, जैसे कि यदि मैं आपको बताऊं 202 के वर्गमूल की, तो 202 में आप 200 का एक बार ले लीजिए। 200 का वर्गमूल कितना होता है, तो दो ये हो जाएगा आपकी 40,000 हो जाएगा 200 का वर्गमूल। लेकिन यहाँ पर जो आपको दे रखा है वो 39,000 है, यानी 200 से तो कम ही होगा। ये 202 दे रखा है जो 200 से ज़्यादा, मतलब ये वाला ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं हो सकता है। तो एक तो यहाँ पर आपकी कैंसिल हो जाएगा। सेकंड, यहाँ पर मैं यूनिट डिजिट की बात करूँ तो 39,204 में इकाई अंक क्या है, 4 है। तो जो ऑप्शन में दिए हैं उनका स्क्वायर करेंगे तभी तो ये संख्या प्राप्त होगी सवाल वाली। तो इसका मैं स्क्वायर करूँ, यदि 6 का जो 196 का स्क्वायर करूँगा, सबसे पहले यूनिट डिजिट का करूँगा। 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36 होता है। तो यूनिट डिजिट 6 आएगी 196 के स्क्वायर में, लेकिन आपकी यूनिट डिजिट 4 आनी चाहिए। तो ये ऑप्शन भी आपका नहीं हो सकता है करेक्ट आंसर। आपके पास यहाँ पर अभी 2 ऑप्शन रह जाएंगे, 194 और 198। अब इसमें से आप कैसे करेंगे, तो मैंने क्या बताया, 198 200 के पास है, और जब 200 का आपने फाइंड आउट किया है तो ये आपके आ रहा था 40,000। तो 39,204 ये 40,000 से थोड़ा सा कम है, मतलब ये 200 के आसपास डिजिट रहेगी, जो कि 198 ज़्यादा पास में है, बल्कि 194 के बजाय। 194 तो बहुत दूर है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर ये सभी जो वैल्यूज है वो 200 के पास में है। तो 200 के पास, 100 के पास जो भी राशियाँ होती हैं उनका स्क्वायर करना ईजी होता है। वो कैसे, वो भी बता दूं मैं आपको। जैसे कि 198 का आपको स्क्वायर करना है, तो आपको ऐसे नहीं 198 गुना आप 198 कर रहे हो, डायरेक्टली आपको कैसे करना है वो बताऊँ मैं। 198 है, ये 200 के पास में है, तो 200 से कितना कम है, -2 कम है, तो 198 भी आप 2 कम कर दीजिए तो 196 हो जाएगा। अब जैसे कि यदि 100 होता तो आप इसमें कुछ भी चेंजेज नहीं करते। यहाँ पर 200 है तो इसको 2 से आप गुणा करना पड़ेगा। तो 196 का मैं 2 से गुणा करूँगा तो ये आ जाएगा आपके 392। अब यहाँ पर मैंने क्या देखा, -2 कम किया था, 200 में से 2 कम था ना, तो यहाँ पर भी अपन जो कम किया है उसका स्क्वायर कर देंगे। तो ये स्क्वायर हो गया, कितना हो गया, 39,204। इस प्रकार इजीली फाइंड आउट कर सकते हो, चाहे 194 को करना है आपको। तो 194 200 से कितना कम है, आप कहेंगे ये आपके 6 कम है। तो 194 से 6 और कम कर दीजिए, ये 94 था। इसमें यदि मैं 6 कम करता हूँ तो ये 188 हो जाएगा। अब यहाँ पर 200 जो बेस दे रहे हैं तो 2 से गुणा करना पड़ेगा 188 का, तो ये हो जाएगा आपके 376। अब आप बिल्कुल जो कम किया उसका स्क्वायर कर दीजिए लास्ट में, तो 36 हो जाएगा। तो 36,636 आता है, यहाँ पर 39,000 बोल रहा, तो ये भी नहीं होगा। इस प्रकार आप इसके स्क्वायर इजीली कर सकते हो। यदि आपको चाहिए 202 का भी करना तो ये भी कर सकते हो। 202 बेस यहाँ पर 200 लेना है, 202 200 से कितना ज़्यादा, +2 है तो इसमें +2 और ऐड कर दीजिए, 204 हो जाएगा। मैंने +2 ऐड किया। अब यहाँ पर 200 का बेस है, 2 से गुणा करूँगा जो कि 408 हो जाएगा। 2 ऐड किया तो 2 का स्क्वायर +04 हो जाएगा। तो ये 40,804 होना चाहिए, 202 का स्क्वायर है। तो इस प्रकार आप कर सकते हो। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर एक संख्या में 12% में 5 जोड़ने पर 24.2 प्राप्त होता है, वह संख्या क्या है। तो मैं यहाँ पर सीधा मान लेता हूँ वो संख्या x है।
अब उस संख्या का 12% यानी x का आप 12% निकालेंगे, x गुणा 12/100, या फिर इसको अपन थोड़ा इजी करें, 4 से भाग दें तो ये आपकी 3x हो जाएगा और नीचे 25, तो 3x/25 हो गया जब आपने 12% उस संख्या का निकाला। अब इसमें 5 आपको ऐड भी करना है, जो 3x/25 है उसमें आपको 5 ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलने वाला है, 24.2 प्राप्त होगा। तो ऐड किया तो आपको आंसर में 24.2 बराबर में ले लेता हूँ। अब यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल सकते हो, तो यहाँ पर मैंने 25 लिए एलसीएम ले लिया, तो ये 3x प्लस 25 गुणा 5 125 और नीचे 25 एलसीएम है, इधर 24.2 हो जाएगा। और फिर इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x बराबर हो जाएगा आपकी 24.2 गुणा, ये इधर हो जाएगा तो 25, और यहाँ पर ये इस साइड आएगा तो माइनस 125 को मैं फिर गुणा करता ही नहीं हूँ, 25 गुणा 5 ही रहने देता हूँ ताकि यहाँ पर 25 आपके कॉमन आ जाए। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, 25 कॉमन ले लूँगा, अंदर क्या हो जाएगा 24.2 माइनस 5, क्योंकि मैंने 25 वहाँ पर कॉमन ले लिया है। अब यहाँ पर आपके पास रह गया 25 गुणा 24.2 में से आपको 5 माइनस करना है, तो ये हो जाएगा 25 गुणा 19.2। अब 25 गुणा आपको 19.2 करना है, 19.2 गुणा 25 हो जाएगा 480। और आपको क्या चाहिए यहाँ पर x की वैल्यू, ये 3x की वैल्यू है। 3x बराबर जब 480 है तो x बराबर क्या होगा, 3 का भाग दूंगा, तो 3 का भाग दूंगा तो ये हो जाएगा आपकी 16 0 160, x की वैल्यू 160। अगला सवाल देखिए यहाँ पर, निम्नलिखित व्ययन आरेख में जो आयत है वो आरपीएस समर्थकों की संख्या, यानी यहाँ पर जो आईपीएल की बात हो रही है, आरपीएस यानी राइजिंग पुणे सुपर जॉइंट, और इसको रिप्रेजेंट कर रहा है आपका रेक्टेंगल जो आयत है ये, और जो त्रिकोण है वो मुंबई इंडियंस समर्थकों की संख्या का प्रतिनिधित्व करता है। त्रिकोण जो त्रिभुज हैं ये आपके एमआई के समर्थकों को रिप्रेजेंट कर रहा है। बाकी जो केकेआर है वो सर्किल है, कोलकाता नाइट राइडर्स को जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो आपके वर्थ हो जाएगा। आपको जो सवाल पूछा वो दिखेगा, उनमें से कितने केकेआर और केवल एक अन्य टीम का समर्थन करते हैं, तो केकेआर का तो करते हैं और केवल एक अन्य टीम का, यहाँ पर एक अन्य टीम के आगे केवल भी लगाया गया, वो भी आपको देखने का है। तो केकेआर की बात करूँ तो ये तो आपको पता है सर्कल है, ये पूरा सर्कल है, केकेआर को तो रिप्रेजेंट कर ही रहा है। अब केकेआर को करता है साथ में केवल एक अन्य टीम की, जैसे कि यहाँ पर मैं 5 ले लेता हूँ, ये 5 है, ये 4 है, ये 1 है, तो 5 है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आप कहेंगे 5 1 तो आपके ये जो सर्कल है केकेआर को रिप्रेजेंट कर रहा है 5, सेकंड 5 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, और 5 आ रहा है यहाँ पर आयत में, तो आयत के लिए यहाँ पर आप कहेंगे आरपीएस को कर रहा है, राइजिंग पुणे सुपर जायंट को। तो 5 ये हो गया केकेआर के साथ केवल एक टीम, तो 5 तो ये है। और यहाँ पर इस एक की बात करूँ, केवल एक टीम है इसलिए मैं एक को भी ले रहा हूँ, क्योंकि एक भी वो है जो कि केकेआर को कर रहा है, सर्किल को कर रहा है और आरपीएस को कर रहा है। आप ऐसे नहीं ले सकते, आप कहेंगे ये 2 भी है ना, तो 2 यहाँ पर मैं कह सकता हूँ, बिल्कुल 2 में यहाँ पर त्रिभुज आ रहा है, मतलब क्या हुआ, 2 वाला एमआई को कर रहा है प्लस इस सर्कल को कर रहा है, यानी जो 2 वाला केकेआर को तो कर रहा है जो पूछा गया है, साथ में एमआई को भी कर रहा है, लेकिन आपको अन्य टीम में केवल एक चाहिए, जैसे कि आपने यहाँ पर ले ली ये वाली केवल एक अन्य टीम आरपीएस और ले ली एक बार केकेआर के साथ में, तो दोबारा आप केकेआर के साथ में एमआई नहीं ले सकते क्योंकि केवल एक चाहिए। तो कितने यहाँ पर ऐसे समर्थक हो गए, तो 5 तो केकेआर प्लस आरपीएस के और 5 एक ये वाला केकेआर आरपीएस के, यानी टोटल 6 समर्थक यहाँ से हो जाते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग आपके ऑप्शन की बात करूँ तो यहाँ पर 4 नंबर करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल, यहाँ पर एक खोखले बेलन की लंबाई आपको 84 सेंटीमीटर दे रखा है, तो इसमें आपको खोखले बेलन का भार ज्ञात करना है। अब खोखले बेलन की कुछ विशेषताएं पता होना चाहिए जो होलो सिलेंडर है। भार के लिए आप क्या करेंगे, खोखला बेलन उसका आयतन निकालेंगे। अब देखिए आयतन आता है सेंटीमीटर क्यूब में, वैल्यू सभी सेंटीमीटर में है, लेकिन यहाँ पर जो 1 सेंटीमीटर क्यूब में भार है वो 10 ग्राम होता है, तो कितने सेंटीमीटर क्यूब आते हैं उसमें 10 ग्राम का आप गुणा कर देंगे तो टोटल भार आ जाएगा। जो किलोग्राम में बदलना है तो आप 1000 से भाग दे देंगे, जो भी आएगा ग्राम में। अब देखिए होलो सिलेंडर जो खोखला बेलन होता है वो होता कैसे है वो आपको समझना होगा, यानी अंदर से तो पूरा खोखला रहेगा, इस टाइप से मान लीजिए ये खोखला पार्ट है, और जो धातु है बाहर वो आपकी पूरा कवर रहेगा, खोखला नहीं रहेगा। तो बाहर कुछ इस टाइप से आपको बनाना है, ये आपके बन गया खोखला बेलन। समझने के लिए यहाँ पर मैं शेडो कर देता हूँ, तो ये जो भी शेडो वाला पार्ट है वही आपके
धातु हैं, बाकी सभी यहाँ पर खोखला है। ये वाला जो आप देख रहे हो अंदर वाला और ये वाला। अब देखिए इसमें दो त्रिज्याएं होती हैं, एक तो बाह्य त्रिज्या जो बाह्य व्यास दे रखा है, तो यहाँ से लेकर ये पूरे वाली इसको मैं कैपिटल आर कह दूँ। तो कैपिटल आर बराबर कितनी है, बाह्य त्रिज्या है व्यास का आधा यानी 16 सेंटीमीटर। फिर स्मॉल आर है जो आंतरिक त्रिज्या है, ये वाली आप कह सकते हो या फिर ये वाली। तो स्मॉल आर आपके 24 का आधा 12 सेंटीमीटर है। अब जो ये होलो सिलेंडर है इसके कुछ मैं क्षेत्रफल के बारे में बता देता हूँ। जैसे कि आपको पूछ रहे सिलेंडर की मोटाई कितनी हो जाएगी, तो आप क्या करेंगे, जो पूरी बाह्य त्रिज्या आर है इसमें से अंदर वाली त्रिज्या ये माइनस कर दूँ, ये पूरी में से अंदर वाली, तो ये इसकी मोटाई रह जाएगी। तो ये आर माइनस आर इसकी मोटाई हो जाएगी। आपको पूछे ले भाई बाह्य जो इसकी सतह है ऊपर वाली, इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो आप क्या करेंगे, ऊपर वाली या फिर नीचे वाली जो भी आपको पूछा है, तो इसका क्षेत्रफल अंदर से तो ये खोखला कुछ होगा नहीं, जो भी आप शेडो देख रहे हैं उसका ही होगा। तो पूरा वृत्त है, इस पूरे वृत्त का मैं क्षेत्रफल निकालूँ तो पाई आर स्क्वायर है। आपको इसको माइनस भी करना, अंदर तो है नहीं कुछ, तो अंदर वाला पाई स्मॉल आर स्क्वायर माइनस करेंगे तो ये सतह का आपको क्षेत्रफल मिल जाएगा। बाकी इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल जो रहता है जो बेलन का है वही आपके 2 पाई आर एच रहता है। आपको जो ज्ञात करना है वो आयतन ज्ञात करना है, तो इसमें आयतन क्या होगा वो देखिएगा। तो आयतन यहाँ पर कुछ जैसे आपको पता है बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है, लेकिन यहाँ पर ये होलो है ना, तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस भी करना पड़ेगा, क्योंकि अंदर वाला तो आयतन है ही नहीं, जो बाहर वाला आप देख रहे हो वही आयतन है। तो अंदर वाला ये आपको माइनस करना है। टोटल पाई आर स्क्वायर एच ये पूरे का है, इसमें से अंदर वाला माइनस कर दिया तो जो धातु का आयतन है वही आपको मिलेगा, अंदर तो कुछ है नहीं। तो पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच, यानी इसमें कॉमन क्या आ गया, पाई और h कॉमन आ गया और आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला आपकी रहने वाला है। इसमें जो वैल्यू पुट करनी है पाई एच आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22/7, एच की वैल्यू जो आपको 84 दे रखी है, आर स्क्वायर कैपिटल आर आपका 16 था, 16 का स्क्वायर 256, स्मॉल आर आपके 12 है 144। अब आप भाग देंगे इसका, 7 का 7 एकम, तो ये 2 बार 12। अब 22 और 12 की बात करूँ, इसका गुणा करेंगे तो 22 और 10 का कर दीजिए, 22 और 10 220, फिर 22 और 2 का 22 दूनी 44, 220 प्लस 44 आप करेंगे तो ये कितने हो गए आपके 264 हो गए। 220 प्लस 44 264, अंदर यहाँ पर 256 है, 6 में से 4 2 1 1, 112 और 264 का गुणा करना जो कि आपको मिलेगा 29,568। ये 29,568 है क्या, आयतन है, सेंटीमीटर वैल्यू है, तो 29,568 सेंटीमीटर क्यूब इसका आयतन आ गया। आपको चाहिए इसका भार, न कि इसका सेंटीमीटर क्यूब में आयतन। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब आप देख रहे हो 10 ग्राम, 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 10 ग्राम। कितने सेंटीमीटर क्यूब है, 29,568 है। कितने ग्राम हो जाएंगे, सिंपली 10 से गुणा कर दीजिए, यानी जो 2,95,680 ग्राम हो गया। आंसर में किलोग्राम है तो 1000 से भाग दूंगा ना मैं, 3 जीरो है तो यहाँ पर आपके 3 जीरो लग जाएगा। 295.68 जो कि ऑप्शन 3 करेक्ट है। अगला सवाल है जो आपने ऊपर किया है उसी की तरह एक सवाल आया था इस वीडियो में। तो 30.07 है, इसमें भाग देना है 370 का देना है। तो मैं दशमलव हटाने के लिए इसमें क्या करूँगा, ऊपर और नीचे 100 से गुणा करूँगा, क्योंकि ऊपर दशमलव है। पॉइंट हटाने के लिए मैंने ऊपर और नीचे 100 से गुणा कर दिया, तो ये हो जाएगा 30.07। नीचे कितना हो जाएगा वो देखिएगा, नीचे हो जाएगा आपकी 30.07 गुणा 100, एक ये जीरो, 10 की घात 3 हो गया। अब 30.04 से 30.04 चला गया, आपके पास रहेगा 1/1000। 1 में 1000 का भाग देंगे, 3 जीरो है तो 0.3 अंक आगे आ जाएगी, तो ये आ जाएगा कुछ इस टाइप से 0.001 ऑप्शन 3। अगला सवाल यहाँ पर 12.5% हानि और 14.5% लाभ के बीच का अंतर आपके 67.5 रुपीज़ है। वस्तु का लागत मूल्य यानी सीपी ज्ञात करनी है। जब आपको हानि हो रही है 12.5% की, तो यहाँ पर मान लेता हूँ उसकी सीपी थी 100 रुपये, हानि हो गई 12.5 की, यानी 100 माइनस 12.5 तो आपके चले गए, तो ये हो जाएगा आपकी 87.5। तो यहाँ पर आपको हानि हो रही है ना, तो हानि कर दिया मैंने 12.5 की, तो 100 में 12.5 की हानि यानी 100 माइनस 12.5 जो कि 87.5 में आपने सेल की होगी इसको, तभी हानि हुई है। सेकंड केस में आपको 14.5% का लाभ हो रहा है। जब ये 100 का आपकी सीपी थी, अब आपको लाभ हो रहा है 14.5% का, यानी 100
14.5 में बेची हैं तभी आपको इतना लाभ हो रहा है। आपको सवाल बोल रहा है जो हानि और लाभ के मध्य अंतर है 87.5 और 114.5, इसके मध्य अंतर आपके 67.5 का है। तो इसके मध्य अंतर है कितना, पहले हानि हो रही थी ना 12.5 की, यदि आप 114.5 माइनस 87.5 करेंगे तो अंतर वही आएगा जो आप इसको जोड़ेंगे। 12.5 शुरुआत में आपने 12.5 कम किया, फिर आपके 14.5 ऐड किया, तो 12.5 प्लस 14.5 यदि आप इसको ऐड कर देते हो तो वही आपके अंतर आ जाएगा 27 का। चाहे आप डायरेक्ट जो माइनस करेंगे, क्योंकि 12.5 की हानि जो 100 से कम किया था 12.5, फिर 100 से ज़्यादा किया था 14.5, तो कम से 100 तक आने के लिए 12.5 आपने ऐड किए, फिर 100 से 14.5 ऐड किए, तभी इनका अंतर हो गया जो 27 का हो गया। अब ये सवाल बोल रहा है अंतर है 67.5 का, तो 27 इक्वल है 67.5 के, क्योंकि सवाल तो 67.5 बोल रहा है लेकिन अपने अकॉर्डिंग अंतर आ रहा है 27 का। इसका मतलब ये 27 इसके इक्वल आपको मानना पड़ेगा। जब 27 67.5 के इक्वल है तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप 27 का भाग दे देंगे, तो इसका 27 में भाग देंगे 67.5 में 27 का, तो ये आ जाएगा 2.5। अब एक की वैल्यू 2.5 आ गई। आपको पूछा है वस्तु का लागत मूल्य जो आपने 100 माना है, 100 है, एक की वैल्यू 2.5 है, तो 100 की कितनी हो जाएगी 2.5 गुणा 100 यानी 250 रुपीज़ आपका सीपी आ जाएगा। अगला सवाल यहाँ पर 1900 से वर्ष 2000 के बीच नहीं दौरान पूछा है, ये वर्ष भी शामिल है। फरवरी के दिनों का कुल योग ज्ञात कीजिए। तो फरवरी के दिनों का कुल योग आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो आपको देखना होगा इसमें कितने लीप ईयर आते हैं। वैसे टोटल वर्ष कितने हो जाएंगे 1900 से लेकर 2000 तक। तो मैं टोटल वर्ष की बात करूं, एक तो 1900 वर्ष हो गया, एक 2000 हो गया, दो तो ये हो गए, बीच में कितने हैं, बीच में आपकी 1 से लेकर 99 तक, इन 99 वो हो जाएंगे, तो आप कहेंगे 101 वर्ष हो रहे हैं। यदि मैं मानता हूँ लीप ईयर नहीं है तो 101 वर्ष में कितने दिन होने चाहिए, आप कहेंगे डायरेक्टली 28 से गुणा कर दो, लेकिन यहाँ पर लीप ईयर का एक दिन भी आपको ऐड करना है। तो लीप ईयर है कितने, तो मैं बता दूं यहाँ पर टोटल 100 वर्ष है। 100 वर्ष में लीप ईयर कितने आते हैं, 4 से भाग देते हैं 25 आते हैं। एक लीप ईयर में एक दिन बढ़ेगा तो 25 लीप ईयर में कितने दिन बढ़ जाएंगे, 25 दिन बढ़ जाएंगे, क्योंकि बाकी 28 दिन तो लीप ईयर के इसमें मैंने शामिल कर दिए हैं। जो टोटल 101 वर्ष थी उसमें यानी टोटल वर्ष आप ले रहे हो, लेकिन लीप ईयर जब तक आपने शामिल नहीं किया तभी मैंने 28 से गुणा किया, जब शामिल किया तो 25 लीप ईयर थे, 25 डे शामिल कर दिया। 101 गुणा 28 करना है, तो आप क्या करेंगे 28 गुणा 100 कर दिया तो 2800 हो गया, प्लस आपको अब क्या करना है 28 गुणा 1 करना है तो 28, तो 2800 आप क्या कहेंगे 28 हो गया 101 गुणा 28, प्लस आपको 25 भी ऐड करना है, तो 2828 प्लस 25 करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 2853, जो ऑप्शन 2 करेक्ट है। अगला सवाल देखिए 15 एक काम को 15 दिनों में कर सकता है, तो ए 15 दिनों में, बी उसको 25 दिन में कर सकता है। ए और बी ने एक साथ किया तो 25 और 15 का आप क्या करेंगे एलसीएम लेंगे, तो ये आपके 75 हो जाएगा एलसीएम। अब 15 का 75 में भाग कितनी बार चला जाएगा, 5 बार, 25 का 75 में भाग 3 बार, यानी जो 75 यूनिट टोटल काम है, जिसमें ये जो 15 दिन में कर सकता है, नहीं एक दिन में 5 यूनिट हैं, और ये 75 यूनिट काम 25 दिन में करता है, एक दिन में 3 यूनिट काम कर पाएगा। सवाल बोल रहा है कार्य पूरा होने से 7 दिन पहले बी ने काम छोड़ दिया। जैसे कि यहाँ पर कार्य पूरा हो रहा था उससे 7 दिन पहले, तो ये जो 7 दिन काम किया है अंतिम 7 दिनों में, ए ने तो छोड़ दिया कार्य 7 दिन पहले, तो अंतिम 7 दिन में काम किया किसने, तो काम किसने छोड़ा 7 दिन पहले, बी ने छोड़ा, बी ने छोड़ दिया यहाँ पर 7 दिन पहले, तो काम किया किसने, ए ने किया होगा। तो अंतिम 7 दिन जो बी ने छोड़ दिया, तो ए ने काम कितना किया है, ए एक दिन में 5 यूनिट करता है, तो अंतिम 7 दिन में 7 गुणा 5 यानी 35 यूनिट अंतिम 7 दिन में ए अकेले ने किया है। टोटल 75 यूनिट थी, इसमें से 35 यूनिट तो ए अकेला कर चुका है अंतिम 7 दिन में, तो पीछे बचे हुए यूनिट किसने किया है, तो जब तक ए ने बी ने नहीं छोड़ा था तो पीछे बचे हुए यूनिट दोनों ने साथ मिलकर किया है, ए और बी ने, तो 75 माइनस 35 कितने हो गए 40 यूनिट, तो 40 यूनिट काम है वो ए और बी दोनों ने किया है इससे पहले। तो दोनों ने साथ मिलकर कितना दिन काम किया है, ये 5 यूनिट करता है एक दिन में, ये 3 करता है, यानी एक दिन में दोनों 8 यूनिट करते हैं। जब 40 यूनिट था दोनों का, यानी जो इससे पहले काम किया है, तो कितना एक दिन में 8 करता है, तो 40 यूनिट के लिए कितने दिन लगेंगे, आप कहेंगे 5 दिन, 40 भाग 8 तो 5 हो जाएगा। अगला सवाल देखिए साइंस का एक अच्छा न्यूमेरिकल है, वैसे ये डिलीट किया गया है क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन ही नहीं मैच हो रहा था।
तो क्यों नहीं हो रहा था? 10 ग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु को लंबवत ऊपर की ओर फेंक रहे हैं, तो वस्तु का जो वेट दे रखा है वो 10 ग्राम दे रखा है, यानी m बराबर 10 ग्राम, जो कि आंसर में जूल है। तो किलोग्राम ऐसा यूनिट है द्रव्यमान की, इसको आपको किलोग्राम में लेना होगा। मैं किलोग्राम में डायरेक्टली बदल देता हूँ, 1000 से भाग दूंगा तो ये हो जाएगा 1/100 किलोग्राम, m की वैल्यू, द्रव्यमान की वैल्यू। कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए यहाँ तक। अब लंबवत ऊपर की ओर फेंक रहे हैं, गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध फेंक रहे हैं, यहाँ पर ध्यान रखना है 5 मीटर पर सेकंड की गति से। तो इनिशियल जो उनको वेलोसिटी दी जा रही है, गति दी जा रही है, जैसे ही फेंक रहे हैं वो 5 मीटर पर सेकंड की गति से, तो u बराबर हो जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड। वस्तु के ऊपर जाने के दौरान गुरुत्वीय बल के द्वारा किया जाने वाला कार्य, गुरुत्वीय बल नीचे की ओर कार्य करेगा, वस्तु जा रही है ऊपर की ओर। तो जो कार्य निकालना है गुरुत्वीय बल के द्वारा, कार्य होता है क्या है? बल गुणा विस्थापन ही तो होता है। अब देखिए आपके पास विस्थापन है, तो आप कहेंगे विस्थापन यहाँ से तो आपको नहीं मिल रहा है। F की वैल्यू कितनी है? तो F यानी जो द्रव्यमान है, तो F जो द्रव्यमान है W बराबर mg है। F बराबर m आपको दे रखा है यहाँ पर 1/100 किलोग्राम मैंने ले लिया। g की वैल्यू कुछ नहीं ऑप्शन में आपके दे रखा मानना, तो मैं 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मान लेता हूँ। तो g मैंने जैसे ही 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर माना, तो m बराबर आपकी था 1/100 गुणा 10 किया, तो यहाँ पर F की वैल्यू कितनी आ गई? 1/10 आ गई। F की वैल्यू 1/10 क्या है? न्यूटन है। मैंने क्या कहा? ये जो बल लग रहा है ये विपरीत दिशा में लग रहा है। जैसे कि वस्तु आप ऊपर की ओर फेंक रहे हो, बल विपरीत दिशा में लग रहा है, मतलब ये वैल्यू क्या आनी चाहिए? नेगेटिव आनी चाहिए। वो कहाँ से आ रही? गुरुत्वीय त्वरण g माइनस आना चाहिए। बल भी आपके नेगेटिव है, बल वैसे सदिश राशि है तो डायरेक्शन यहाँ पर जरूर मैटर करेगी। तो आप वस्तु को ऊपर फेंक रहे हो, गुरुत्वीय त्वरण है वो नीचे की ओर कार्य कर रहा है, तो बल भी -1/10 न्यूटन हो गया। आपको ज्ञात बल थोड़ी करना है, आपको तो कार्य ज्ञात करना है। W बराबर बल गुणा विस्थापन। अब देखिए बल आप ध्यान में रखिए, क्योंकि इसको मैं एरेज कर रहा हूँ, ये पेज में नहीं आ रहा है। अब विस्थापन कितना है वो देखिएगा। आपके पास वैल्यू कौन सी थी वो एक बार फिर बता देता हूँ। m की वैल्यू 1/100 किलोग्राम और u इनिशियल 5 मीटर पर सेकेंड था, और g की वैल्यू आपकी 10 मीटर पर सेकेंड इसको मान रही थी। इसमें आपको h ज्ञात करना है, भाई कितनी डिस्टेंस उसने कवर की है, तभी तो कार्य निकलेगा अपना। तो h के लिए मैं क्या करता हूँ? गति का तृतीय समीकरण न्यूटन का कहता है v² माइनस u² बराबर 2as। आप कहेंगे दूसरा भी ले सकते थे, तो दूसरे में क्या दिक्कत आ रही है? टाइम की दिक्कत आ रही है। s बराबर ut प्लस हाफ at² है ना, इसमें u अपने पास है, a भी है, लेकिन टाइम नहीं दे रखा है। तो इसमें थर्ड समीकरण में टाइम का कोई झंझट ही नहीं, तो टाइम से यहाँ से आप कर सकते हो बिना टाइम। v², v आपके अंतिम वेग है। मैंने क्या कहा? वस्तु में ऊपर फेंक रहा हूँ, तो जैसे ही वस्तु ऊपर चली गई तो वहाँ पर तो वो रुक जाएगी। एक समय ऐसा आएगा जब अंतिम वेग उसका शून्य हो जाएगा, तो v² तो आपको डायरेक्टली शून्य मान लीजिए, माइनस u²। अब u² कितना है? जो इनिशियल वेलोसिटी आप दे रहे थे वो 5 मीटर पर सेकेंड थी, तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 बराबर 2 गुणा a है, जो g है वो भी गुरुत्वीय त्वरण है, वो गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध अपन वस्तु फेंक रहे हैं, तो g माइनस में लीजिए, -10 गुणा s जो आपको ज्ञात करना है। अब यहाँ से -25 बराबर -20 गुणा h बराबर कितना आ गया? -25 बट्टा -20, -25 बट्टा -20, माइनस माइनस प्लस हो गई, यानी आपको 25 में 20 का भाग देना, जो कि आपकी ये 1.25 आ जाएगा। 2.5 1.25 आ गया। अब h की वैल्यू आपकी 1.25, सभी आपने यूनिट SI में मान रहे हो तो ये मीटर में आ जाएगी, बिल्कुल सभी SI में है। तो 1.25 मीटर आपकी हाइट आ गई। अब यहाँ पर मेरे पहले क्या था? बल था -1/10 न्यूटन, और हाइट जो निकल के आ गई है, जो फेंकी है वस्तु, वो 1.25 मीटर फेंकी है। अब जो कार्य ज्ञात करना है, F और H का गुणा ही तो करना है, -1/10 गुणा 1.25। तो ये जो आप करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 10 का भाग देंगे तो 0.125 जो कार्य निकल के आएगा वो जूल में, जो कि माइनस में आएगा। यहाँ पर माइनस सिंबल क्या शो कर रहा है? माइनस ये कर रहा है कि भाई आप गुरुत्वाकर्षण बल है ना, बल और डायरेक्शन का वही यहाँ पर लफड़ा है कि आपने बल तो लगाया है नीचे की ओर, कार्य हो रहा है ऊपर की ओर वस्तु जा रही है, तो बल के विरुद्ध आप कार्य कर रहे, ऊपर की ओर वस्तु जा रही है और गुरुत्वीय बल है वो नीचे की ओर लग रहा है, इसका मतलब कार्य है वो नेगेटिव हो जाएगा, इसलिए ये नेगेटिव सिंबल है आपकी। क्योंकि बल के विरुद्ध आपने, जैसे कि कोई बॉक्स आप आगे जा रहा है और आप इसको पीछे हटाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन बॉक्स आगे चलता जा रहा है ढलान की वजह से,
तो आपका कार्य हो ही नहीं रहा, बल तो ये आगे ही जा रहा है, कार्य तो हो रहा है लेकिन नेगेटिव हो रहा है क्योंकि आप पीछे की ओर धकेल रहे हो, वही आगे जा रहा है। तो ये जो बल की दिशा है वो यदि विपरीत दिशा है तो कार्य वहाँ पर नेगेटिव में हो जाएगा। जिस डायरेक्शन में आपका जो मैग्नीट्यूड है उसके विपरीत बल है तो कार्य तो माइनस में आना ही है। इसलिए यहाँ पर 0.125 है, ये तो कार्य है, माइनस का डायरेक्शन हो जाएगा बल की। तो ऑप्शन में यहाँ पर नहीं है 0.125, सो इसको डिलीट किया गया है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला जो स्टेटमेंट आपको दो दे रखे हैं कौन सा पर्याप्त है कि आपको जिसमें वैल्यू ज्ञात करनी है पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। अब देखिए दो ही आपके पास समीकरण है, पी प्लस क्यू बराबर 12 और दूसरा है आपकी पी क्यू बराबर 10। जब आपके पास दो वेरिएबल ज्ञात करना है, दो समीकरण है, तो दोनों की जरूरत पड़ेगी। एक समीकरण से दो वेरिएबल आप ज्ञात नहीं कर सकते हो, तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर पर्याप्त होने चाहिए, एक और दो। एक स्टेटमेंट से काम नहीं बनेगा। अब देखिए ये तो स्टेटमेंट की बात हो रही है, आप कहेंगे इसकी वैल्यू क्या निकल के आ सकती है, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। इसको मैं थोड़ा और ईजी कर दूँ तो ये कह सकता हूँ पी प्लस क्यू गुणा पी माइनस क्यू। अब आप कहेंगे पी प्लस क्यू तो आपके पास 12 है, लेकिन पी माइनस क्यू की वैल्यू पता चल जाए तो डायरेक्टली गुणा करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, लेकिन आपको p माइनस क्यू की वैल्यू पता नहीं है। तो p प्लस क्यू की वैल्यू जब पता हो और p माइनस क्यू की वैल्यू पता नहीं है और p क्यू आपको दे रखा, तो आप क्या करते हैं, ज्ञात करनी है। मैंने कहा p माइनस क्यू की वैल्यू, तो मैं इसका स्क्वायर करता हूँ। इसका स्क्वायर यदि p प्लस क्यू के रेफरेंस में करें, क्योंकि p प्लस क्यू की वैल्यू पता है, p क्यू भी पता है, तो ये कैसे कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ p प्लस क्यू का होल स्क्वायर कर दिया। अब जब इस स्क्वायर में फर्क क्या आता है, पी माइनस क्यू का होल स्क्वायर में पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर आता है, इसमें भी पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर आता है, लेकिन इसमें माइनस 2p क्यू आता है, इसमें प्लस 2p क्यू आता है। आपको चाहिए माइनस 2p क्यू। ये जब बराबर कब होंगे, जब आपको माइनस 2p क्यू यहाँ पर लेके आना है। तो प्लस 2p क्यू है, इसमें से यदि मैं क्या करता हूँ माइनस 4p क्यू कर देता हूँ, यहाँ पर माइनस 4p क्यू। तो प्लस 2p क्यू ये वाला और माइनस 4p क्यू करेंगे तो माइनस 2p क्यू यहाँ पर आएगा ना, जो ये चाह रहा है। तो मैंने क्या किया, माइनस 4p क्यू कर दिया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब माइनस 4p क्यू कर दिया तो माइनस 4p क्यू, p प्लस क्यू का होल स्क्वायर यानी 12 का स्क्वायर 144 माइनस 4p क्यू। अब p क्यू की वैल्यू 10 दे रखी है, 4 से गुणा किया 40, यहाँ से कितना हो जाएगा 144 में से 40 यानी 104। तो p माइनस क्यू का होल स्क्वायर आपको मिल गया 104। तो p माइनस क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, p माइनस क्यू बराबर 104 का आप वर्गमूल निकालेंगे, जो कि कुछ 10.1 इस टाइप से आएगा, 10.1। तो 10.1 ये 104 का आ गया। अब p माइनस क्यू पता है, p प्लस क्यू दे रखा है, तो इसमें गुणा ही तो करना p प्लस क्यू और p माइनस क्यू का। तो p प्लस क्यू आपको कितना दे रखा, 12। p माइनस क्यू यहाँ से आ गया 10 माइनस 1, तो 10 माइनस 1 गुणा मैंने 12 कर दिया, तो इसकी वैल्यू 121.2 निकल के आ जाएगी। अगला सवाल, यदि किसी संख्या को 6 से विभाजित किया जाए, तो मैं मान लेता हूँ संख्या x है, उसको मैं 6 से विभाजित करता हूँ। तो 6 से विभाजित किया जाए तो प्राप्त जो भागफल आएगा, तो भागफल जो भी प्राप्त होगा यहाँ पर, उसी संख्या को 9 से भाग देने पर प्राप्त भागफल की तुलना में 6 से ज़्यादा है। मैंने क्या किया, यहाँ पर जो भागफल है किसी संख्या को 6 से विभाजित करने पर जो प्राप्त भागफल है वो उसी संख्या को 9 से भाग देने पर, उसी कौन सी, ये x वाली संख्या ही तो है, उसको 9 से भाग देने पर प्राप्त भागफल की तुलना में 6 ज़्यादा आता है। जो यहाँ पर भागफल आया, यहाँ पर भागफल यानी x बट्टा 6 ही तो है, ये जो भागफल है आंसर ही तो है, यानी x बट्टा 6 है, ये किसके इक्वल है, ये यहाँ पर भागफल आया यानी जो x बट्टा 6 है। भागफल का मतलब x में 6 का भाग दे, या फिर डायरेक्टली मैं कह सकता हूँ x बट्टा 6 अपने आप में भागफल। किसी संख्या को 6 से विभाजित किया तो x बट्टा 6 हो गया इसका आंसर, भागफल आंसर ही तो है। विभाजित किया जाए तो प्राप्त भागफल यानी x बट्टा 6 ये किसके इक्वल है, उसी संख्या को, उसी कौन सी x संख्या जो मान रहे हैं, उसी संख्या को 9 से भाग देने पर प्राप्त भागफल, तो उसको 9 से भाग दिया, प्राप्त भागफल यानी x बट्टा 9 प्राप्त भागफल की तुलना में 6 से ज़्यादा है। 6 से ज़्यादा कौन सा है, तो ये वाला जो 6 से आपने भाग दिया है वो भागफल उस संख्या में आप 9 से भाग देंगे उससे 6 ज़्यादा है। तो x बटा 6 बराबर x बटा 9 प्लस 6। आपको ज्ञात क्या करना है यहाँ पे, वह संख्या। तो वेरिएबल एक साइड ले लेते हैं, x बटा 6 माइनस x बटा 9 बराबर 6। इसमें आपने एलसीएम ले लिया 9 और 6 का, तो यहाँ पर 9x माइनस 6x बराबर 6 हो गया। 9x माइनस 6x की बात करूँ तो ये आपकी
वैसे 9 और 6 का क्यों लिया भाई आपने, जब इसका एलसीएम 18 हो रहा था, कोई दिक्कत नहीं, 18 ले लेते हैं। 6 का 18 में 3x माइनस 2x बराबर 6, और ये आपकी हो जाएगा x बराबर 18 गुणा 6। तो इस टाइप से आप इजीली कर सकते हो, जो 108 होगा 18 गुणा 6, x की वैल्यू 108। अगला सवाल प्रीवियस वीडियो में इस टाइप से सवाल था कि एक वर्त में जीवा डी को, तो सबसे पहले तो आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा। ये सर्कल बना देते हैं। उसमें एक जीवा है जो कि एक ऐसी जीवा जो डी, अब डी यहाँ पर थोड़ा ये क्वेश्चन इसमें लैंग्वेज भी मैच नहीं कर रही है, जो प्रीवियस क्वेश्चन में भी था, जो इससे पहले वाले वीडियो में आपने देखा, को बिंदु डी पर स्पर्श करने के लिए, तो बिंदु डी पर यानी एक बिंदु ऐसा डी है, उस पर एक आप जीवा स्पर्श करा रहे हो, एक स्पर्श रेखा ये डी ई है, उसका ए बी का विस्तार यानी जो ए है और इस बी का विस्तार के इस डी से स्पर्श कराने के लिए इसे स्पर्श रेखा से, और यहाँ से आपको क्या मिल रहा है, अगर ए बी बराबर 21 है और बी डी ये वाले 27 है, डी ई की लंबाई बहुत बार बता चुका हूँ, डी ई का स्क्वायर जो स्पर्श रेखा का स्क्वायर है वो पूरी वाली लंबाई 21 प्लस 27 है ना, 21 प्लस 27 गुणा बाहर वाली लंबाई रहती है बी डी की गुणा 27, तो ये हो जाएगा 21 प्लस 27 ये 48 गुणा 27। अब देखिए 48 गुणा 27 क्या है, डी ई का स्क्वायर है, आपको चाहिए डी ई, तो मैं क्या करता हूँ 48 गुणा 27 का वर्गमूल, इसको आपको गुणा नहीं करना है, डायरेक्टली वर्गमूल निकालना है। वो कैसे दिखेगा, मैं 48 को कैसे कह सकता हूँ 16 गुणा 3 कर सकता हूँ, 16 का वर्गमूल आपको पता है। 27 को मैं 3 का क्यूब कर सकता हूँ, 3 गुणा 3 गुणा 3। अब देखिए यहाँ पर 16 का वर्गमूल क्या आ गया, आप कहेंगे 4 आ गया। 3 कितनी बार है, 4 बार है, तो 2 का एक पैर बाहर, 2 का एक पैर बाहर, तो 4 और 3 12, बार 3 36, तो 36 सेंटीमीटर हो जाएगा डायरेक्टली इसमें डी की लंबाई। अगला सवाल, किसी वस्तु को 360 रुपये यानी जो डॉलर है उसमें बेचने पर सुलभ को 4% की हानि होती है। देखिए यहाँ पर जो एसपी दे रखा है वो 360 दे रखा है, हानि आपको 4% है। डायरेक्टली सीपी निकालिए भाई, सीपी बराबर एसपी गुणा 100, 360 गुणा 100 बटा 100 माइनस हानि, 100 माइनस हानि यानी 100 माइनस 4 96। अब इसको आपको सॉल्व करना है, तो मैं भाग देता हूँ 360 में, ये दोनों में 12 का भाग जाएगा, तो 360 में 12 का भाग कितना आया 30 बार, और 96 में 96, 96 में 12 का भाग ये 8 बार, और यहाँ से अभी भी जा रहा है 2 का भाग, तो 15 और ये 4 आ जाएगा। अब 4 का 100 में ये 25 है, 15 और 25 को आपको गुणा करना है, 15 गुणा 25 हो जाएगा 375। अब सीपी आपको कॉस्ट प्राइस मिल गया 375। ज्ञात क्या करना है, इस वस्तु को 420 में बेचे होते, सेलिंग प्राइस जब 420 हो तो लाभ कितना होगा भाई, 375 की वस्तु 420 में बेच रहे हो, 25 और 20 45 का लाभ हो रहा है। 45 के लाभ हमेशा सीपीपी ज्ञात करते हैं, तो 45 का लाभ है, परसेंटेज में कितना हो गया, तो कितने की वस्तु थी 375 की थी, तो 375 का 45 कितना परसेंटेज है, तो 45 बटा 375 गुणा 100 कर दिया। अब मैं 375 को यदि 25 से भाग देता हूँ तो वही आपके 15 आ जाएगा, इधर 25 से देता हूँ तो वही 4 आ जाएगा, ये 3 हो गया, 4 और 3 12, ऑप्शन 1। अगला सवाल यहाँ पर, संख्या 4500 के कितने गुणक पूर्ण वर्ग हैं। तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको चाहिए गुणक क्या होता है, तो मैं आपको एक आसान भाषा में समझाऊं कि वह संख्या जिसके द्वारा दूसरी संख्या को गुणा किया जाता है, जैसे कि मैं कह दिया 3 पंजे 15, तो आप क्या करेंगे 3 गुणा 5 बराबर 15, इसको समझिए। तो 15 तो यहाँ पर हो गया गुणनफल, तो 3 क्या है, 3 मैंने कह दिया गुणक है, 5 है गुणीय, 5 गुणीय, तो 3 गुणक है, मतलब क्या हुआ कि वह संख्या 3 एक वह संख्या जो गुणक है जिसके द्वारा दूसरी संख्या को एक अन्य 5 से को मैं गुणा किया, तो मेरे को क्या मिल गया, गुणनफल मिल गया। तो जिस संख्या से गुणा किया है आपने दूसरी संख्या वो गुणक हो गया। तो यहाँ पर आपको निकालना है 4500 के कितने गुणक है, तो 4500 को आप कैसे गुणा, जैसे कि मैंने कह दिया 1 गुणा 4500, 4500 का तो 1 भी गुणक है, और ये पूर्ण वर्ग भी चाहिए। गुणक तो बहुत से हो सकते हैं, जैसे कि मैंने कह दिया 45 को मैं 2 का भाग जा सकता है, तो 4500 गुणा 2 गुणा 2250, तो 2 भी अपने आप में इसका एक गुणक हो गया। इसी प्रकार 3 का भी जा सकता, 3 हो गया।
तो आपको चाहिए पूर्ण वर्ग वाले, जैसे कि इसमें 4 का भाग जा सकता है तो 1 पूर्ण वर्ग है, 4 पूर्ण वर्ग है, तो ऐसे कितने पूर्ण वर्ग गुणक यहाँ पर हो सकते हैं। तो इसके लिए आपको चाहिए भाई अभाज्य गुणनखंड निकालना। तो मैं 4500 का सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड कर देता हूँ। तो 4500 में 2 का भाग दिया तो ये हो जाएगा 2250, फिर मैं 2 का भाग दूंगा तो ये हो जाएगा 1125। अब यहाँ पर भाग जाएगा 3 का जो कि 375 हो जाएगा, इसमें और जाएगा 3 का तो 125 हो जाएगा, इसमें आपके जाएगा 5 का चला जाएगा तो 5 का ये 25 आ गया, 5 में 5 का फिर चला जाएगा तो 25 और 5 आ जाएगा भाई, 5 का 5 में एक बार, 1 का भी दे दीजिए क्योंकि 1 भी आपको चाहिए। तो यहाँ पर आप टोटल देखेंगे तो आपको तो कितने गुणक पूर्ण वर्ग वाले चाहिए। गुणक तो बहुत से आ सकते हैं जैसे कि मैंने बताया, लेकिन पूर्ण वर्ग वाले कम आएंगे। पूर्ण वर्ग वाले कौन से, तो डायरेक्टली यहाँ पर देखूँ 1 का स्क्वायर ये पूर्ण वर्ग वाला है, फिर 2 का स्क्वायर भी हो रहा है तो 2 का स्क्वायर है, जो स्क्वायर हो रहा है वो पूर्ण वर्ग है, उसका वर्गमूल निकल जाएगा पूरा। अब यहाँ पर 3 का भी हो रहा है तो मैंने क्या कहा 3 का स्क्वायर, फिर यहाँ पर बात करूँ तो 5 का भी हो रहा है तो 5 का स्क्वायर। तो 4 तो आपको डायरेक्टली दिख रहे हैं जो पूर्ण वर्ग हैं। अन्य कौन से हो रहे हैं वो देखिए, जैसे कि मैंने कहा 2 का स्क्वायर हो गया, 3 का हो गया, 5 का हो गया। अन्य कौन से, जैसे ये हो गया 2 मैंने यहाँ से ले लिया, एक वाला 2 और 3 इसका मैंने गुणा किया, फिर ये 2 और 3 का गुणा 6, इस 2 और 3 का गुणा 6, तो 6 और 6 का भी हो गया तो 6 का स्क्वायर हो गया। इसी प्रकार आप और करेंगे तो वो आगे बढ़ता जाएगा। जैसे कि मैंने कह दिया ये 2 और मैंने 5 ले लिया, और फिर ये वाले 2 और ये 5 ले लिया, तो 2 और 5 10 यहाँ पर भी हो रहे हैं, 2 और 5 10 यहाँ पर भी हो रहे हैं, तो आप कहेंगे 10 का स्क्वायर भी है। इसी टाइप से आपके एक और स्क्वायर बन जाएगा, जैसे कि मैंने ले लिया ये 2 गुणा 3 गुणा 5 ले लिया, 2 गुणा 3 गुणा 5 कितना हो गया, 2 गुणा 3 गुणा 5, ये वाले 2 गुणा 3 गुणा 5। अब ये 2 गुणा 3 गुणा ये 5 हो गया, तो ये कितना हो गया 15 और 2 30, तो 30 का भी स्क्वायर हो गया। अब एक और आपके रह जाएगा, जैसे कि ये 3 गुणा 5 भी तो आप 2 बार ले सकते हो, 3 गुणा 5 यहाँ पर भी हो रहा है, और एक और 3 गुणा 5, क्योंकि 2 बार 3 है, 2 बार 5 भी है, वैसे 3 बार है, एक का यूज़ नहीं है, तो 3 गुणा 5 यानी 15 का स्क्वायर। 2 बार आ रहा है 15 बार, तो 15 का स्क्वायर हो गया। तो कितने पूर्ण गुणक हो गए, तो यहाँ पर टोटल आपके हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो आप कहेंगे 8 है वो पूर्ण गुणक, पूर्ण वर्ग गुणक हो जाएंगे। ओके, अगला सवाल यहाँ पर, एक वस्तु के समय की गणना कीजिए जिसका द्रव्यमान 50 किलोग्राम है और 6 मीटर पर सेकंड के वेग से गतिमान है। तो ये एक आसान सा न्यूमेरिकल हो गया। संवेग है, संवेग होता है द्रव्यमान गुणा वेग हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर द्रव्यमान कितना है 50 किलोग्राम, वेग है 6 तो 300 किलोग्राम। देखिए संवेग है तो 300 किलोग्राम, वेग मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन 3। देखिए यहाँ पर ऑप्शन से आप कंफ्यूज मत होइए। देखिए 300 किलोग्राम मीटर सेकेंड, इनवर्स वाला देखना, पर सेकेंड है तो इसके लिए सेकेंड इनवर्स होना चाहिए, किलोग्राम तो सभी में है, मीटर सेकेंड इनवर्स वाला ये 30 है, लेकिन आपको 300 चाहिए। अगला सवाल यहाँ पर, पानी में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के अनुपात में उपस्थित होते हैं। तो पानी में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन द्रव्यमान के अनुपात में उपस्थित होते हैं। तो यहाँ पर मैं हाइड्रोजन के द्रव्यमान की बात करूँ तो पानी की बात करें तो H2O, इसमें हाइड्रोजन का जो एक परमाणु का द्रव्यमान है वो 1 ग्राम पर मोल होता है। तो 2 परमाणु है तो हो जाएगा 2। रेशियो ऑक्सीजन की बात करूँ तो एक परमाणु का द्रव्यमान होता है 16, तो 2 और 16 का अनुपात यानी 1 और 8 हो जाएगा, ऑप्शन 2 करेक्ट है। तो दोस्तों ये तो हो गया द्रव्यमान के अनुपात में। आपको पूछ लें कि आयतन के अनुपात में जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना है। तो आयतन के अकॉर्डिंग हाइड्रोजन के 2 है, ऑक्सीजन का 1 ही है, तो 2 और 1 का रेशियो हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पर, मीना की आयु अजय के 3 गुना है। तो मीना का आयु मैंने मान लिया m मान लेता हूँ, अजय की आयु में a मान लेता हूँ। तो जो मीना की आयु है m है वो 3 गुना अजय की आयु है, 3a हो जाएगा, अजय के 3 गुना। 6 वर्ष बाद गीता की आयु मीना की आयु से 2 गुना हो जाएगी। तो 6 वर्ष बाद है जो आपकी गीता की आयु मैंने जी मान ली, तो 6 वर्ष बाद गीता की कितनी हो जाएगी, g+7 हो जाएगा। 6 वर्ष बाद तो 7 कैसे भाई, 6 कर, g+6 हो गया 6 वर्ष बाद गीता की आयु, और मीना की आयु से 2 गुना हो जाएगी। 6 वर्ष बाद जो गीता की आयु है वो g+6 है,
ये मीना की आयु से 2 गुना हो जाएगी। अब 6 वर्ष बाद मीना की आयु भी बढ़ेगी ना, तो मीना की आयु भी 6 प्लस कर दीजिए, इसका 2 गुना, ये गीता हो गई। 6 वर्ष पहले अजय की आयु 5 वर्ष थी। 6 वर्ष पहले अजय की आयु 5 वर्ष थी, यानी अजय की जो आयु ए है इसमें से मैं 6 कम कर दूं तो वो थी 5 वर्ष। अजय की वर्तमान कितनी हो जाएगी? 11 वर्ष हो जाएगी। तो अजय की 11, लेकिन तीनों की आयु, गीता की वर्तमान आयु आपको ज्ञात करना है। अजय की 11 हो गई और गीता के लिए इस समीकरण में आपको एम की भी चाहिए, यानी मीना की भी चाहिए। तो मीना की कितनी हो जाएगी? m बराबर 3a, यानी 11 और 3 33 हो जाएगा। तो m बराबर 33। मीना की कितनी आ गई? 33 आ गई। अजय की 11 है। गीता के लिए मैंने क्या किया, गीता की जो 6 वर्ष बाद g+6, लेकिन आपको गीता की तो वर्तमान तो g हो जाएगा। तो g+6 बराबर m+6। m+6, m कितना है? 33। 33 के साथ मैंने 6 किया तो 39 गुणा 2 हो जाएगी। अब 39 गुणा 2 कितने हो जाएंगे? ये 78 हो गया। तो g+6 बराबर 78 है, तो g बराबर 78 - 6 है, जो कि 72 वर्ष हो जाएगी। g जो गीता की पूछा वो 72 वर्ष। अगला सवाल देखिए, 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 2 किलोग्राम द्रव्यमान की एक धात्विक गेंद है, वो 3 केजी द्रव्यमान की एक स्थिर गेंद से टकरा जाती है। यदि टकराने के बाद दोनों गेंद साथ में आगे बढ़ती है तो टक्कर के कारण गतिज ऊर्जा में हुई हानि क्या होगी? तो यहाँ पर जो गतिज ऊर्जा में आपको हानि ज्ञात करनी है, तो हानि के लिए मैं क्या करता हूँ, गतिज ऊर्जा में हानि का मतलब टकराने से पहले जो गतिज ऊर्जा थी और टकराने के बाद जो गतिज ऊर्जा थी उसमें अंतर ही तो हानि है। तो टकराने से पहले गतिज ऊर्जा के लिए आपको क्या चाहिए? 1/2 mv²। m तो आपके पास है भाई, v के केस में 1 v तो आपके पास है, जैसे कि 36 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से ये 2 केजी द्रव्यमान की धातु गेंद थी, ये टकराई है एक 3 केजी द्रव्यमान से। तो फर्स्ट केस में आपके पास m भी है, v भी है। सेकेंड केस में यदि आपकी बात करूँ तो 3 केजी द्रव्यमान से टकराने के बाद उनका वेग क्या हुआ होगा, उस वेग के अकॉर्डिंग आपको पता करना होगा भाई सेकेंड टकराने के बाद क्या गतिज ऊर्जा है। तो इसके लिए आपको संवेग संरक्षण का नियम का पालन करना पड़ेगा। संवेग संरक्षण का नियम क्या कहता है कि भाई संवेग से टकराने से पहले जो संवेग था दोनों पिंडों का और टकराने के बाद जो संवेग है दोनों ऑब्जेक्ट का, वो कितना है, वो इक्वल होना चाहिए संवेग संरक्षण के नियम के अकॉर्डिंग। तो इक्वल टकराने से पहले कहता है नहीं m1 जो पहले वाला ऑब्जेक्ट है उसका द्रव्यमान गुणा u1 एंड टकराने से पहले वाले ऑब्जेक्ट का वेग क्या है प्लस m2 सेकेंड वाला ऑब्जेक्ट है जिससे टकरा रहा है और सेकेंड वाले ऑब्जेक्ट का टकराने से पहले वेग क्या था, बराबर में आपको क्या लेना है, टकराने के बाद पहले वाले ऑब्जेक्ट का द्रव्यमान हो गया गुणा वेग v1 हो गया प्लस टकराने के बाद यहाँ पर सेकेंड ऑब्जेक्ट की क्या स्थिति है वो v2 कर दिया। अब इसमें आपको वैल्यू पुट करनी है, वो कैसे करनी देखिएगा। तो m1 यहाँ पर है 2 किलोग्राम का द्रव्यमान है शुरुआत में, तो 2 kg मैंने कर दिया गुणा आपकी देखिए जूल में आ रहा है किलोमीटर प्रति घंटा, केजी आपको पता है एसआई है, लेकिन 36 किलोमीटर प्रति घंटा ये एसआई यूनिट नहीं है, इसको अपन मीटर पर सेकंड में बदलेंगे। तो 36 गुणा 5/18, तो ये कितना हो गया, 18 दूनी 36, 5 दूनी 10, तो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 10 मीटर पर सेकेंड। अब मैं m2 की बात करूँ तो सेकेंड केस में जो 3 kg का द्रव्यमान है, ओके, और जब टकराई नहीं है तो वो स्थिर है ना, यहाँ पर 3 kg द्रव्यमान की एक स्थिर गेंद, मतलब वो कुछ भी मूव नहीं हो रही है, तो u2 तो होगा ही नहीं, कुछ जीरो हो गया। बराबर आपको लेना है m1 v1। अब देखिए बराबर m1 का मतलब क्या है, जो पहले वाला है ऑब्जेक्ट जो 2 kg का था। अब देखिए मैं v1 की बात करूं तो v1 यानी टकराने के बाद प्रथम ऑब्जेक्ट का क्या वेग है। तो टकराने के बाद प्रथम ऑब्जेक्ट का वेग का तो पता नहीं, लेकिन टकराने के बाद दोनों गेंदें एक साथ आगे बढ़ती हैं, यानी टकराने के बाद जो प्रथम ऑब्जेक्ट है और दूसरा ऑब्जेक्ट जिससे टकरा रही है उनका वेग समान है, दोनों एक साथ आगे बढ़ रही है, यानी वेग समान है। जो v1 v2 अपन अलग अलग मान रहे हैं दोनों का, वो एक ही लेना, v मान लिया, प्लस m2 कितना है 3 और टकराने के बाद इसका समान है तो इसका भी v कर दिया। अब 2 गुणा 10 यानी ये आपके हो गया 20 प्लस 3 गुणा 0 0 बराबर 2v, और ये आपके 2v बाहर ले लिया तो 2 और 3 5v हो गया, 2v प्लस 3v डायरेक्ट ही भाई 5v कैसे दिमाग लगा रहा हूँ। अब देखिए 20 बराबर 5v है,
तो v बराबर कितना हो जाएगा 20/5 यानी आपके 4 हो जाएगा। अब v4 यानी टकराने के बाद जो वेग आया है वो 4 मीटर पर सेकेंड आया है। सभी ऐसे यूनिट है, तो टकराने के बाद जो वेग v है वो 4 मीटर पर सेकेंड है। अब आप गतिज ऊर्जा में चेंजेस ज्ञात कर सकते हो। गतिज ऊर्जा में चेंजेस यानी टकराने से पहले बात करूँ तो हाफ mv², जो v यूनिट ये वाला था आपकी इनिशियल वेलोसिटी u वाला, हाफ m आपकी शुरुआत में टकराने से पहले 2 था और u का स्क्वायर यानी जो वेग था वो 10 था मीटर पर सेकेंड। तो ये हो जाएगा आपके 10 का स्क्वायर भी करना है 100 हो जाएगा। तो टकराने से पहले जो गतिज ऊर्जा है वो 100 जूल है। टकराने के बाद गतिज ऊर्जा, टकराने के बाद वेग आपका निकल के आया था 4। टकराने के बाद द्रव्यमान कितना हो जाएगा, तो टकराने के बाद जो गतिज ऊर्जा ज्ञात करनी है वो देखिए, शुरुआत में पहले ऑब्जेक्ट की ही गतिज ऊर्जा थी, सेकंड तो मूव हो ही नहीं रहा था, उसकी गतिज ऊर्जा कैसे होगी, जो स्थिर है उसकी कुछ वेग ही नहीं, तो गतिज ऊर्जा पहले वाले केस में जब टक्कर नहीं हुई है तो दूसरे नंबर वाले ऑब्जेक्ट में गतिज ऊर्जा कुछ नहीं है, तो वो 0 थी तो 100 जूल है। सेकेंड केस में यहाँ पर गतिज ऊर्जा दोनों ऑब्जेक्ट की होगी, तो हाफ v तो दोनों में समान है, m अलग अलग है, तो m1 + m2 गुणा v का स्क्वायर, क्योंकि समान है m1 + m2 यानी 2 और 3, ये हो जाएगा आपकी 5, और v का स्क्वायर यानी जो 4 आया है 4 का स्क्वायर कर दिया, 4 गुणा 4। अब देखिए 2 हो गया और ये 5 दूनी 10, 10 और 4 40। तो यहाँ पर गतिज ऊर्जा कितनी आ गई 40 जूल। 100 जूल थी पहले और टकराने के बाद 40 जूल। आपको पूछा गतिज ऊर्जा में हानि कितनी हुई, भाई डायरेक्टली देख रहे हैं 60 जूल कहाँ गई, यानी 60 जूल की हानि होगी। ऑप्शन 3 करेक्ट है। तो अभी मैं यहाँ पर नाइट को वीडियो बना रहा हूँ, ये 12 बजे, तो माइंड में कुछ डिस्टर्बेंस चल रहा है, सो यहाँ पर कुछ मैंने कैलकुलेशन गलत कर दी है, तो सॉरी। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल यहाँ पर 3 संख्या का औसत है 8, तो मैंने मान ली संख्या है a + b + c, औसत यानी राशियों का योग बटा जो संख्या 3 संख्या है तो भाग 3 बराबर में 8 हो गया। तो a + b + c बराबर कितना हो गया 8 और 3 ये 24, तो इन तीनों का योग हो गया 24। पहली 2 संख्या का औसत, पहली 2 यानी a + b, इनका औसत है 6, तो बट्टा 2 किया तो ये a + b 6 × 2 12 हो जाएगी। कोई आपको इश्यू नहीं होना चाहिए इसमें। a + b 12 है तो c की वैल्यू यहाँ से डायरेक्टली आप देख सकते हो, इसके स्थान पे 12 रखी, c बराबर 24 - 12 यानी 12, c की वैल्यू 12 आ गई। अंतिम 2 संख्या का औसत आपको 9 दे रखा है, तो अंतिम 2 संख्या यानी कौन सी भाई, अंतिम 2 तो b और c है, तो b + c है, इनका औसत 9 है, यानी b + c बराबर 1। औसत का मतलब एक संख्या की वैल्यू 9 है, तो 2 की सीधी आप 18 हो जाएगी। अब यहाँ पे आपको पूछा वे 3 संख्याएं ज्ञात कीजिए, तो 3 संख्या यहाँ पर, एक तो आपके c तो 12 आ गई, लेकिन सभी में 12 ही तो है। अब देखिए b की बात करूँ तो b कितनी आ जाएगी 18 - c यानी 18 - 12 जो कि 6 हो जाएगा। 12 और 6 इस एक ऑप्शन में ही, तो डायरेक्टली टिक कर सकते हो। पहली 2 संख्या का औसत है, तो पहले a + b 2 औसत है तो 12 हो गई, जिसमें आपके b 6 हैं, तो a 12 - 6 यानी a भी 6 है, तो 6 6 12, c 12, b 6, a 6, 6 से 12। अगला सवाल यहाँ पर एक रेशियो का सवाल है कि पिता, माता और पुत्री की आयु का रेशियो आपको दे रखा है 22, 20 और 9 का। तो पिता यानी ये फादर है, माता मदर है, पुत्री डॉटर हो गई। इनकी जो आयु का रेशियो 22, 20, 9 है। 10 वर्ष बाद ये अनुपात हैं वो 27, 25 और 14 हो जाता है। यदि यहाँ पर मैं अनुपात की बात करूँ, अनुपात को मैं एक बार भूल जाऊँ कि ये वर्ष में ही है, एक्चुअल वैल्यू है, एक बार ऐसे मान लूँ मैं, तो मेरे को क्या लगेगा भाई 22 वर्ष थी इनकी आयु फादर की, 10 वर्ष बाद यहाँ पर 27 हो रही, कितनी बढ़ी है, 22 के साथ कितना जोड़ू यानी 5 वर्ष बढ़ गई हैं। और 20 के बाद 25 हो रही है मदर की, तो इसमें भी 5 बढ़ी है। 9 के बाद 14 हो रही है, इसमें भी 5 बढ़ी है। तो यहाँ से आपको क्या लग रहा है कि भाई 5 वर्ष बढ़ी है, तो 5 वर्ष बाद होना चाहिए। सवाल बोल रहा है ये 10 वर्ष बाद ऐसा रेशियो हुआ है, मतलब जो ये 5 आपको दिखा रहा है ये एक्चुअल में 10 है। 5 बराबर 10 है, तो 1 की वैल्यू एक्चुअल में 2 होनी चाहिए। आपको पूछा माता की वर्तमान आयु यहाँ पर 20 है, लेकिन 1 की वैल्यू तो 2 निकल के आ रही, जो 1 बराबर 2 है, तो 20 बराबर 40 हो जाएगा। ऑप्शन 4 करेक्ट है। अगला सवाल यहाँ पर, एक खिवैया को धारा के प्रतिकूल 100 किमी खेने के लिए 16 घंटे लगते हैं, तो धारा के प्रतिकूल यहाँ पर चाल कितनी हो जाएगी। तो उससे पहले अपन मान लेते हैं नाव की स्पीड। नाव की जो चाल है शांत जल में वो मैंने x किलोमीटर प्रति घंटा मान ली,
और धारा की जो चाल है वो मैंने मान ली y किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ से आपको जो 100 किलोमीटर खेलने के लिए 16 घंटे लगे हैं, तो स्पीड कितनी हो गई 100/16, यानी आप कहेंगे 25/4। अब देखिए 25/4 है, ये धारा के प्रतिकूल है। धारा के प्रतिकूल का मतलब जो नाव की चाल x है उसमें धारा माइनस हो जाएगी, तो ये आपके 25/4 हो जाएगा। जो नाव की चाल एक्चुअल में कितनी है x किलोमीटर प्रति घंटा है जब शांत जल है, लेकिन धारा यहाँ पर विरुद्ध कर रही है काम, तो चाल कम होगी। तो x माइनस वाई जो दे रखा है वो प्रतिकूल आपको 100/16 यानी 25/4 दे रखा है। तो 25/4 की बात करूँ तो ये हो जाएगा आपकी 6.25। अब नेक्स्ट आपकी बात करें, जबकि दूरी को धारा के अनुकूल खींचने में 10 घंटे, वही दूरी जो 100 किलोमीटर है उसके लिए उनको 10 घंटे लगे, तो स्पीड कितनी हो गई 100/10 यानी 10 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। तो ये है धारा के अनुकूल। तो नाव की चाल x है और धारा भी प्रयोग कर रही है y, ये हो गए 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये सवाल बोल रहा धारा की चाल कितनी है, तो यहाँ पर आपके पास दो वेरिएबल x माइनस वाई, एक्स प्लस वाई और दो ही समीकरण है, तो इजीली ज्ञात कर सकते हो। धारा की चाल यानी y ज्ञात करनी है, x को गायब करूंगा तो माइनस कर दूंगा, x चला गया इधर माइनस किया तो -2y हो गया। यहाँ पर यदि मैं माइनस करूंगा तो ये वाला हो गया 6.25 माइनस 10, तो 6.25 माइनस 10 करेंगे तो ये आपके 3.75 जो कि माइनस में होगा। ओके, माइनस माइनस तो प्लस हो गया। अब y बराबर हो जाएगा 3.75/2, तो 3.75 का आधा करेंगे तो ये 1.875 हो जाएगा, 1.875 किलोमीटर प्रति घंटा। ये चाल आपको धारा की चाल मिल गई, y की वैल्यू ऑप्शन 2 करेक्ट है। अगला सवाल देखिए यहाँ पर, प्राकृतिक क्लोरीन के दो आइसोटॉप हैं यानी समस्थानिक हैं, परमाणु क्रमांक समान है, द्रव्यमान अलग होगा। तो एक आइसोटॉप में 75% द्रव्यमान काउंट होता है, सेकेंड आइसोटॉप में होता है 25% द्रव्यमान। तो क्लोरीन का औसत परमाणु द्रव्यमान कितना है वो देखिए। तो यहाँ पर मैं क्लोरीन की बात करूँ, जो 17 वाला आइसोटॉप है उसका 35 है, जो कि 75% काउंट होता है। तो ये जो द्रव्यमान कितना रहेगा आपकी 35 तो है, लेकिन ये 75% रहेगा इसका, यानी 75/100। अब मैं सेकेंड की बात करूँ तो उसका द्रव्यमान 37 है, लेकिन वो काउंट होता है 25%, तो मैं कहूँगा 25/100। ये द्रव्यमान इतना प्लस ये, तो दोनों का मिला के हो जाएगा इसका औसत द्रव्यमान। तो दोनों का मैं कैसे मिलाऊंगा, 35 का 75% कितना हो गया 75/100, यानी 25 का भाग दूंगा तो ये 3/4 हो जाएगा। अब 35 गुणा 3/4, और सेकेंड वाला बात करें तो 37 गुणा इसमें है आपकी 25 यानी 1/4। तो यहाँ पर 4 तो नीचे चले जाएंगे, तो 35 गुणा 3 कहेंगे आप 105 प्लस 37। अब 105 प्लस 37 करेंगे तो ये आपके 142, 142/4। 142 में मैं 4 का भाग दूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 35.5। जो द्रव्यमान होना चाहिए 75 और 25 के अकॉर्डिंग वो 35.5 होना चाहिए, और क्लोरीन का कुछ इतना ही है 35.4 ऐसे कुछ करके हैं, लगभग 5 के इक्वल है 35 अगला सवाल है, यदि आपको वर्गमूल पता है कम से कम 1 से लेकर 30 तक वर्ग पता है तो इजीली वर्गमूल निकाल सकते हो। नीचे दी गई संख्या में किसका वर्गमूल परिमेय है, परिमेय यानी वहाँ पर आपको पूर्णांक मिलने वाला है जो वर्गमूल है। अपरिमेय के केस में जो अनवसानी अनावर्ती होती रहती है, पॉइंट के बाद चलता रहता है, खत्म नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर आपकी पूर्ण वर्ग निकल जाएगा वर्गमूल परिमेय का मतलब। तो 576 है, आपको सभी को पता होना चाहिए, 24 का स्क्वायर करते हैं तो ये 24 का वर्गमूल है 576, बाकी किसी का पूर्ण वर्गमूल नहीं निकल रहा है। सो यहाँ पर 576 डायरेक्टली टिक कर दीजिए। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल जो वेन डायग्राम का है, निम्न आरेख का अध्ययन करें और आपको नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर देना है। उन छात्रों की संख्या कितनी है जिन्होंने अंग्रेजी या गणित या सामाजिक विज्ञान लिया है, मतलब इसमें जो विज्ञान टर्म नहीं है सामाजिक विज्ञान है। तो यह है अंग्रेजी या गणित या सामाजिक विज्ञान, मतलब आपको सभी लेने हैं, और इसमें जो साइंस वाला एक अलग से नो दिख रहा है ये मत लेना है। बाकी यहाँ के केस में जो दे रखा वो सभी ले लीजिए, और जो नहीं दे रखा है उसको नहीं लेना। जैसे कि साइंस या में नहीं है तो ये साइंस वाला नो आपको नहीं लेना, बाकी सभी आप ऐड करेंगे तो 183 आपका सही आंसर बन जाएगा इससे।
अगला सवाल देखिए, एक समबाहु त्रिभुज का जो आपको शीर्ष लंब दे रखा है वो 15 सेंटीमीटर, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो समबाहु त्रिभुज है तो बिल्कुल इजी, 3 भुजाएं बराबर हैं। जो शीर्ष लंब है वो सामने वाली भुजा को 2 बराबर भागों में बांटेगा। समबाहु त्रिभुज में ये विशेषता है। तो ये शीर्ष लंब जो h बराबर है वो 15 दे रखा है, तो ये भुजा ये मान ली। तो शीर्ष लंब और भुजा में रिलेशन क्या होता है समबाहु त्रिभुज में, तो h बराबर √3/2 ये याद रखना है। बाकी आप इजीली कर भी सकते हो पाइथागोरस थ्योरम में। 3 भुजा बराबर सामने वाली को समद्विभाजित करेगा। तो ये a थी, तो ये क्योंकि तीनों बराबर है तो ये a/2 हो गई। तो यहाँ पर रिलेशन क्या निकल के आ रहा है, जो h है ये लंब है, लंब स्क्वायर बराबर क्या है, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, आधार का स्क्वायर a² / 4। तो ये हो जाएगा 4a² माइनस a²/4 यानी 3a² / 4। h स्क्वायर है, h बराबर इसका वर्गमूल करेंगे तो √3, a स्क्वायर है तो a आ गया, 4 का वर्गमूल 2 हो गया। √3/2 गुणा a, ये मैंने कहा h होता है। तो यहाँ पर जो आपको शीर्षलंब दे रखा है वो कितना दे रखा है, 15 सेंटीमीटर दे रखा है, यानी 15 बराबर √3/2a। तो a की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, तो आप कहेंगे ये 15 दूनी 30/√3। त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है, तो क्षेत्रफल होता है √3/4 गुणा भुजा का स्क्वायर। भुजा ये वाली है तो √3/4, इसको थोड़ा एरेज कर देते हैं। तो √3/4 गुणा भुजा स्क्वायर है, तो √3/4 भुजा यानी ये 30 का स्क्वायर यानी आप कहेंगे 900, और √3 का स्क्वायर 3 ही हो जाएगा। और इसमें आपको ये चला जाएगा फिर 300, तो ये हो जाएगा आपकी ये फिर 4 का चला जाएगा 75 बार। तो 75√3 सीधा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 2 करेक्ट है। अगला और जो लास्ट सवाल है तो ये है आपकी ए और बी किसी कार्य को 1.5 घंटे में कर सकते हैं। हालांकि कार्य पूरा होने से पहले थोड़ी देर पहले ए ने बीच में काम छोड़ा है, रोका था, इसलिए कार्य को पूरा करने में 2 घंटे लग गए। 1.5 घंटे लगने थे, ए ने कुछ रेस्ट ली है तो 2 घंटे लग गए यहाँ पर। यदि ए अकेले काम को 2.5 घंटे में पूरा कर सकता है तो काम खत्म होने से कितने मिनट पहले ए ने काम से रेस्ट लिया था, तो कितने मिनट पहले, यहाँ पर घंटों का खेल है, पॉइंट में भी है तो अपन इसको भी मिनट में बदल देते हैं। तो ए और बी किसी कार्य को 1.5 घंटे में कर सकते हैं। 1.5 घंटा यानी 1 घंटा प्लस आधा घंटा। 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, तो 60 मिनट होते हैं, आधे में 30 होते हैं, तो टोटल कितने 90 मिनट हो गए ए प्लस बी के द्वारा। यहाँ पर ए प्लस बी यानी कार्य क्षमता के अकॉर्डिंग बात करूं 90 मिनट में दोनों कर सकते हैं, तो 1 मिनट में कितना काम होगा, 1/90 होगा। तो 1/a प्लस 1/b बराबर 1/90, ये 1 मिनट का काम आ गया। हालांकि पूरा काम होने से पहले थोड़ी देर ए को काम थोड़ी देर के लिए छोड़ना पड़ा है। तो यहाँ से मैं डायरेक्टली बी का ही निकाल देता हूँ, क्योंकि ए अकेले काम को 2.5 घंटे में कर सकता है, तो ए 2.5 में कर सकता है। तो यहाँ पर ए का जो मिनट में कितना हो गया 1/a, तो 1/a बराबर 2.5 घंटे यानी 2 घंटा 120 मिनट प्लस ये 30 मिनट और है, आधा घंटा और है, तो 150 मिनट। तो ए बराबर है ये 150 मिनट। तो ये 1/b बराबर कितना हो गया 1/90 माइनस 1/150। तो यहाँ पर आपका एलसीएम आ जाएगा 450, और ये आपके आ गया 5 माइनस ये हो गया आपकी 3। अब देखिए 5 माइनस 3 बराबर 2/450, 2/450 यानी 1/225। तो 1/b बराबर 1/225 यानी बी उस कार्य को 225 मिनट में कर सकता है। अब आगे देखिएगा बी 225 मिनट में कर सकता है, ए आपके 150 मिनट में, दोनों मिलकर यहाँ पर जो शुरुआत में था वो 90 मिनट में कर सकते थे। तो ए ने यहाँ पर काम छोड़ा है इसलिए काम थोड़ा लेट हुआ 2 घंटे में। तो मैंने मान लेता हूँ ए ने काम किया है x मिनट, छोड़ा कितना वो पहले नहीं मान रहा हूँ, मैं मान रहा हूँ ए ने टोटल काम जो किया है लास्ट में वो x मिनट किया है। अब काम आपको कितना करना, आप कहेंगे काम एक काम मेरे को करना है, तो एक काम ए ने x मिनट किया है, तो ए टोटल काम कितना कर सकता है, मैंने कहा ए की जो कार्य क्षमता है वो 150 मिनट में काम कर सकता है, यानी 1 मिनट में काम करता है 1/150 यूनिट जो भी है, क्योंकि ये तो कार्य क्षमता है 1/, टोटल 150 मिनट में कर सकता है, तो 1 मिनट में 1/150 करेगा। मैंने कहा
ए का मैं मान लेता हूँ काम x मिनट किया है टोटल, तो x मिनट में ये कितना कर लेगा भाई, 1 मिनट में 1/150 है, तो x मिनट में x/150, क्योंकि मैंने 1/150 को x से गुणा किया, तो x मिनट में ए का कार्य आ गया। अब मैं b के कार्य की बात करूं तो मैंने कहा b 225 मिनट में काम कर सकता है। यहाँ पर काम किया कितना है, जब कार्य पूरा हो तो 2 घंटे लगे, तो b बीच में काम नहीं छोड़ा है, तो b ने तो टोटल 2 घंटे यानी 120 मिनट काम किया है। तो b यहाँ पर 1 मिनट में इतना काम कर सकता है, कितना, 1/225 यूनिट। तो 20 मिनट में टोटल जो 2 घंटे 120 मिनट में कितना किया, जब 1 मिनट में इतना कर सकता है तो 120 मिनट के लिए मैंने इससे गुणा कर दिया, तो ये 120/225 आ गया। अब ये जो काम हुआ है वो कितना काम, जो एक काम आपका हो चुका है, तो बराबर में एक काम। अब यहाँ पर आप एक सिंपल सा एलसीएम ले लीजिए, 225 का एलसीएम हम 150 का, ये 450 एलसीएम आ गया। अब 450 में 150 का भाग कितनी बार चला जाएगा, तो ये आपके 3 बार चला जाएगा, 3x प्लस यहाँ पर 225 का ये 2 बार यानी 240, बराबर क्या है, बराबर में आपका एक काम है। तो 3x बराबर कितना आ जाएगा, 3x बराबर आ जाएगा 450 माइनस 240, 450 माइनस 240। तो यहाँ से आपके 3x कितना आ गया, 450 माइनस 240 यानी ये 3x बराबर आपकी 210। अब 3x बराबर 210 है, तो x बराबर कितना है, तो 3 का भाग दीजिए डायरेक्टली, तो 70, x बराबर 70। अब आप कहेंगे ये x है क्या, तो x क्या माना था आपने, x मिनट जो काम किया है। मैंने कहा a ने टोटल x मिनट काम किया, क्योंकि बीच में छोड़ा इसलिए अपन x माना था, यानी 70 मिनट a ने काम किया है। आपको क्या ज्ञात करना, a ने कितने मिनट छोड़ा है काम था कितना मिनट का, बी ने 2 घंटे किया यानी 120 मिनट का था, उसमें ए ने 70 मिनट ही किया है। तो ए ने कितना छोड़ा है, 120 मिनट का काम था, ए ने 70 किया है, यानी 50 मिनट ए ने काम नहीं किया है। 70 और 50 120 होते हैं, तो 50 मिनट ए ने काम नहीं किया है, तो रेस्ट कितनी की है, 50 मिनट। ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। आई होप ये आपको समझ में आया है। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस टाइप से इस सीरीज़ का हिस्सा बनने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी जो पीडीएफ फाइल है ग्रुप डी के ऑल शिफ्ट की, वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी 135 शिफ्ट की। अन्य रेलवे एसएससी के लिए आप बाइक भी कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है किस प्रकार पेमेंट करना है, व्हाट्सएप नंबर भी है। मिलते हैं ऐसे किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों।